राधे राधे। माय नेम है शीतल भाटी। सो नेक्स्ट अपनी सीरीज के अंदर आज अपन आई टॉपिक को देखेंगे, जिसके अंदर अपन ग्लूकोमा, रेटिनल डिटैचमेंट और कैटरेक्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं ग्लूकोमा। जो ग्लूकोमा है वो रिचर्ड बैनिस्टर ने दिया था। उसके बाद में आता है कि ग्लूकोमा एक ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर कंडीशंस है जो कैरेक्टराइज बाय द इंक्रीज आईओपी। अब आईओपी बढ़ जाने की वजह से जो भी ऑक्यूलर कंडीशंस आती है उसे अपन ग्लूकोमा कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि आईओपी क्या होता है। तो आईओपी होता है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। अब ये प्रेशर किसकी वजह से होता है? एक्वस ह्यूमर के वजह से। अब ये क्या करता है कि जो अपनी आइज़ होती है, जैसे कि ये आइज़ है, अब ये लेंस हो गया, ये लेयर्स बन गई इसकी, ये सिलियरी बॉडीज़ है और यहाँ पे ये कॉर्निया और आगे आइरिस बन गए। अब जो ये सिलियरी बॉडीज़ है इसके अंदर बीटा एड्रोजेनिक सेल्स होती हैं। अब ये क्या करेंगी? एक्वस ह्यूमर को रिलीज़ करेंगी और जो एक्वस ह्यूमर है वो एक प्रेशर बनाएगा और उस प्रेशर को अपन क्या कहते हैं? आईओपी। अब आईओपी क्या हुआ कि एक ऐसा फ्लूइड है जो कि आई के अंदर प्रेशर को मेंटेन करेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो आईओपी है वो एक ग्लोबल कॉज ऑफ या फिर थर्ड कॉमन कॉज है ब्लाइंडनेस का इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ जाता है कि इसकी डेफिनेशन पर चेक करते हैं। तो ग्लूकोमा इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द एबनॉर्मली हाई आईओपी, ऑप्टिक नर्व डिस्ट्रॉफी और पेरिफेरल फील्ड लॉस। मतलब कि इसके अंदर तीन चीज़ें हैं। एक तो आईओपी का क्या हो जाना? बढ़ जाना। और क्या हुआ? ऑप्टिक नर्व की डिस्ट्रॉफी। अब कंटिन्यूस प्रेशर बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से वहाँ से जो आई की जो ऑप्टिक नर्व है उसके ऊपर क्या होगी? डिस्ट्रॉफी हो जाएगी। और नेक्स्ट होगा कि जो पेरिफेरल फील्ड है वो उसका विज़न लॉस हो जाएगा। इसके अंदर अपन एक और चीज़ देखते हैं कि जो नॉर्मल आईओपी होता है वो होता है 10 से 21 mmHg और जो ग्लूकोमा के अंदर होता है वो होता है 24 mmHg आईओपी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है कि जो आईओपी है या तो वो एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन ज़्यादा बन जाए या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए एक्वस ह्यूमर के ड्रेनेज में। मतलब दो चीज़ों से प्रेशर बढ़ सकता है फ्लूइड का। या तो जो एक्वस ह्यूमर बन रहा है, जो बीटा एड्रोजेनिक सेल्स बना रही है सिलियरी बॉडी की, वो क्या करते हैं? प्रोडक्शन को बढ़ा दे, या फिर जो ड्रेनेज हो रहा है एक्वस ह्यूमर का उसमें क्या हो जाए? ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। उसी को अपन क्या कह देंगे? ग्लूकोमा। नेक्स्ट, ग्लूकोमा का कोई क्योर नहीं है। इसका सिर्फ अपन लाइफ लॉन्ग थेरेपी दे सकते हैं, लाइफ लॉन्ग प्रिवेंट करना पड़ेगा। इसका कोई एग्जैक्ट क्योर नहीं है। अब ग्लूकोमा 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कंजेनाइटल, एक होता है एक्वायर। कंजेनाइटल जो होते हैं रेयर होते हैं और कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट की वजह से प्रेजेंट होते हैं। अब आता है कि जो एक्वायर्ड होते हैं उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी है। जो प्राइमरी है उसके अंदर ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल, और वहीं जो सेकेंडरी है वो कोई इंजरी या फिर डायबिटीज मेलाइटर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब कोई भी डिजीज़ होती है अगर उसमें कोई सेकेंडरी कॉज होता है तो वो कोई दूसरी डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स। जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, अब ये क्या होता है? मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होती है वो एक्वस ह्यूमर की वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब कि दो चीज़ों से ग्लूकोमा बढ़ता है, या प्रोडक्शन बढ़ जाए या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। तो ओपन एंगल का मतलब क्या हुआ कि जो ये एंगल कौन सा हुआ? ये हुआ आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो एंगल प्रेजेंट है उस एंगल को अपन कहते हैं। अभी इस एंगल में ओपन एंगल है, मतलब कि ये एंगल जैसा है वैसा ही एंगल प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे कैनाल ऑफ सैलम जाती है जो कि आगे ड्रेन करती है एक्वस ह्यूमर को। अब इस कैनाल ऑफ सैलम ने इसको ड्रेन कर दिया। अब ये एंगल का क्या हो जाएगा? अगर इस एंगल में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो वो इफेक्ट करेगा ग्लूकोमा पे। लेकिन एंगल क्या? ओपन है, मतलब कि एंगल पहले जैसा प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्वस ह्यूमर है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाना, तो ये कहाँ का हुआ? सिलियरी बॉडी की वजह से, बीटा सेल्स की वजह से हुआ। नेक्स्ट आता है कि क्लोज एंगल। अब एंगल जो है आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो एंगल है, ये एंगल का क्या हो गया? क्लोज हो गया, मतलब ये एंगल छोटा हो गया। अगर ये एंगल छोटा हो गया तो जो ड्रेन होना होता है एक्वस ह्यूमर का जितना, उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अब क्या होगा? वहाँ पे एक्वस ह्यूमर जमा होने लग जाएगा, और जमा होने लगेगा तो जिसकी वजह से क्या होगा? जो आईओपी है वो इंक्रीज होगा, जो कि क्लोज एंगल ग्लूकोमा फॉर्मेशन करेगा। एक ये इमरजेंसी है या इसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे ही जो ग्लूकोमा होता है वो जनरली पेनलेस होता है, जो कि ओपन एंगल होता है। लेकिन जो क्लोज एंगल होता है उसमें पेन होता है। ये पेनलेस है
क्लोज ओपन एंगल और जो क्लोज एंगल है उसमें क्या होगा, पेन प्रेजेंट रहेगा और जो जिसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। फिर आते हैं इसकी ईटियोलॉजी। अब ईटियोलॉजी क्या आती है, अननोन होती है कि एक्वासोमा क्यों बढ़ रहा है, अब क्या क्या फैक्टर्स है वो सारे इसके अननोन है। लेकिन रिस्क फैक्टर ये हो सकता है कि ये जेनेटिकली हो सकता है, एजिंग की वजह से हो सकता है, ऑक्यूलर हाइपरटेंशन हो जाए, सीवियर मायोपिया, आई ट्रॉमा हो जाए या स्टीरॉइड्स का यूज़ हो जाए या फिर रेटिना डिटैचमेंट की वजह से ग्लूकोमा हो सकता है। आप देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब इसमें क्या हुआ, 3 चीज़ों से हुआ, या तो प्रोडक्शन बढ़ जाए या एपिस्क्लेरल वेन के अंदर क्या हो जाए, प्रेशर बढ़ जाए, या फिर जो एंगल है उसमें नैरोविंग हो जाए, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए एंगल में, या फिर क्या हो जाए, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। अब क्या हुआ, अगर ये सारी चीज़ें फैक्टर्स आएंगी तो ये क्या करेंगी, एक्वस ह्यूमर के ड्रेनेज को क्या करेंगी, कम करेंगी इनटू कैनाल ऑफ सैलन में। अब इसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन इन सब में और ड्रेनेज में इम्बैलेंस होगा, जो कि आईओपी को इंक्रीज करेगा और डैमेज कर देगा ऑप्टिक नर्व को। नेक्स्ट आता है कि किडनी का मैनिफेस्टेशन। अब किडनी का मैनिफेस्टेशन है कि ये क्या करेंगे, अकोमोडेशन को कम कर देंगे, विज़न क्या हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा, डिप्लोपिया हो जाएगा, डबल विज़न होगा, लॉस ऑफ पेरिफेरल विज़न मतलब टनल विज़न हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि आप ऐसे दिखेगा, मतलब कि साइड का तो नहीं दिखेगा, पेरिफेरी का तो विज़न लॉस हो जाएगा और जो सेंट्रल विज़न है वो इंटैक्ट रहेगा और फोटोफोबिया हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसका डायग्नोसिस इवैल्यूएशन। अब डायग्नोसिस इवैल्यूएशन में हिस्ट्री टेकिंग, नेक्स्ट आता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और अब इसका कंफर्मेटरी जो डायग्नोसिस इवैल्यूएशन होता है वो टोनोमेट्री की आईओपी को मेज़र करेंगे कि आईओपी कितना है। फिर ऑप्थाल्मोस्कोपी करेंगे जो रेटिना ऑप्टिक नर्व को एग्जामिन करेंगे, और गोनोस्कोपी जो आइरिस और कॉर्निया के बीच में एंगल का पता लगाएंगे, और जो नॉर्मल जो ये एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है। फिर आता है मैनेजमेंट। अब इसमें मेडिकल मैनेजमेंट रहेगा कि ये लाइफ लॉन्ग थेरेपी है, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोनोजेनिक अपन देंगे जिसको मायोटिक्स कहते हैं, जिसके अंदर आए पिलोकार्पिन, फिगोस्टिमाइन और नियोस्टिकमाइन हुआ। फिर आता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे, एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को क्या करेंगे, कम करेंगे, जिसमें टीमोलॉल और एटिनॉल देंगे। फिर आता है पोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, इसके अंदर लेनोप्रोस्ट देंगे और कार्बोनिक एनहाइड्रेट जिसमें एसेटाजोलामाइड हो गया, ये सारे ड्रग्स अपन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है इसका नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस है कि अब ग्लूकोमा हुआ तो आई से रिलेटेड है, तो जो सेंसरी परसेप्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, किसकी वजह से, सेंस ऑर्गन में स्टेटस का अल्टर्ड हो गया। फिर आता है एक्यूट पेन रहेगा रिलेटेड टू आईओपी बढ़ा तो एक्यूट पेन रहेगा, और रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू डैमेज विजन, अगर अच्छे से दिखेगा नहीं तो रिस्क रहेगी इंजरी की पेशेंट को रिपीटेडली। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है कैटरैक्ट। अब कैटरैक्ट क्या होता है, ये एक बहुत लीडिंग कॉज है ब्लाइंडनेस का अपने इंडिया के अंदर, जो कि हर जो भी एजिंग के वजह से ये मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर व्यक्तियों को प्रेजेंट रहता है। जैसे कि ये लेंस है, अब इसमें क्या होता है, ये एक प्रोटीन से बनता है, जो लेंस होता है वो प्रोटीन से बनता है, एक बाइकॉन्वेक्स होता है और दूसरा ट्रांसपेरेंट है। अब इसके अंदर जिस प्रोटीन से ये बना है वो प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाएगा और इस लेंस के अंदर ऐसे जमा हो जाएगा। अगर ये जमा हो जाएगा तो जो विजुअल एक्वसिटी है, जो विज़न की एक पोटेंशियल है, वो पेशेंट क्या होगा या जो इंडिविजुअल है वो अच्छे से ढंग से, जैसे लाइट गिरेगी, अब लेंस पे क्या हुआ, पहले से क्लाउडीनेस है तो वो रेटिना पे अच्छे से इमेज नहीं बना पाएगा, एक धुंधली सी इमेज बनाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लाइंडनेस कॉज हो सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कैटरेक्ट इज ए लेंस ओपेसिटी एंड क्लाउडीनेस ऑफ लेंस। नेक्स्ट आता है इसका ईटियोलॉजी। अब ईटियोलॉजी में क्या होता है कि इसका भी कॉज अननोन है। नेक्स्ट इसके रिस्क फैक्टर्स आते हैं कि एज की वजह से हुआ, मेन फैक्टर एज और ब्रेकडाउन ऑफ लेंस प्रोटीन, इन्फेक्शन हो सकता है, मायोपिया, डायबिटीज मेलाइटस एंड डाउन सिंड्रोम। अब इसके कहते हैं टाइप्स। अब टाइप्स में भी ये एक्वायर एंड कंजेनाइटल है। एक्वायर के अंदर सब कैप्सुलर, कॉर्टिकल एंड न्यूक्लियर, और वहीं कंजेनाइटल हेरिडिटरी, मैटरनल एंड फीटल, जिसमें से अपने इंपॉर्टेंट है एक्वायर्ड वाले। अब इनको ऐसे ही समझते हैं अपन, जैसे कि ये लेंस है, ठीक है। अब लेंस में क्या हुआ, जो कॉर्टिकल है वो तो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, जो कॉर्टिकल लेंस को नीचे से पेरिफेरी से डैमेज करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से तो क्या हुआ, कॉर्टिकल कैटरैक्ट। वहीं अगर लेंस के सेंट्रली अगर विज़न लॉस स्टार्ट होने लगा है, तब उसे अपन कहेंगे न्यूक्लियर,
और लेंस के पीछे स्टार्ट हुआ तो उसे अपन कहते हैं सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। देखते हैं कॉर्टिकल का रिस्क फैक्टर होता है सनलाइट मेनली, जो कि क्या होगा, प्रोग्रेस स्लोली होगा और प्रेजेंट होगा पेरिफेरस से, और पेरिफेरस से ऊपर की तरफ आगे लेंस को डैमेज करेगा। फिर आता है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर क्या होता है कि सेंट्रली जो प्रोटीन का होता है वो हार्डनिंग होने लग जाएगा और प्रोटीन टूट कर जमा होने लग जाएगा और लेंस को येलोविंग या फिर हार्डनिंग करेगा। फिर आता है सब कैप्सुलर। सब कैप्सुलर प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द लेंस, और जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डायबिटीज मेलाइकल या ऑक्यूलर ट्रॉमा की वजह से इसके रिस्क फैक्टर रहते हैं। अब देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी ये है कि जो ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स है उसकी वजह से क्या होगा कि जो कि एक्टिव पंप होता है लेंस के अंदर उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो सोडियम और पोटेशियम का रेशो है वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अब रेस्टिंग स्टेट में तो क्या होता है, NO से अपन याद रखते हैं, मतलब सोडियम क्या होता है, बाहर की तरफ रहता है आउटवर्ड, और पोटेशियम क्या रहता है, अंदर की तरफ। वैसे ही इसमें क्या हुआ कि ये रिवर्सिबल होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सोडियम की अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी और लेंस क्या हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा। या फिर होगा कि जो प्रोटीन है वो उसका ब्रेकडाउन होने लग जाएगा, या फिर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, जिसकी वजह से अमीनो एसिड्स कम बनेंगे और जो लेंस होगा वो ओपेक हो जाएगा। अब आता है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ये है कि ये एक पेनलेस है, कैटरेक्ट में दर्द नहीं होता है आइस के अंदर। फिर ब्लड विजन, नेक्स्ट आता है डिप्लोपिया, लाइट स्कैटरिंग इसमें कॉमन रहेगी, और चेंज इन द कलर ऑफ लेंस में के कलर में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। फिर आता है इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसके अंदर हिस्ट्री देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्नेल टेस्ट चेक करेंगे। स्नेल टेस्ट जो होता है कि अपन जब भी आइस चेक करवाने जाते हैं तो जो ABCD वाला जो बॉक्स होता है उससे अपन कहते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप, आइस को इंटरनली चेक करने का, और स्लिट प्लेट एग्जामिनेशन चेक करेंगे। फिर आता है इसका मैनेजमेंट। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसके अंदर फैको इमल्सिफिकेशन करते हैं। अब फैको इमल्सिफिकेशन क्या होता है कि जैसे कि एक प्रॉब है उसको लेंस के ऊपर लगाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, लेंस क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, फिर उसको क्या कर देंगे, सक्शन कर लेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, वो लेंस जो है वो पुराना वाला हट जाएगा, और देन नेक्स्ट जो नया लेंस है वो उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे, जिसको इंट्राऑक्यूलर और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर और दोनों तरीके से लेंस अपन लगा सकते हैं। जैसे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर हुआ, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर अगर लेंस को अगर अपन लगा रहे हैं जिसमें तो एक्वस जो एंटीरियर चैम्बर है प्लस लेंस को क्या करेंगे, अपन रिमूव करेंगे। और अगर इंट्रा ऑक्यूलरी लेंस को अगर लगा रहे हैं तो उसमें एंटीरियर चैम्बर प्लस पोस्टीरियर चैम्बर और प्लस लेंस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और फिर लेंस को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। इसके डायग्नोसिस है कि डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू द अल्टर सेंसरी परसेप्शन, और रिस्क ऑफ इंजरी रहेगी रिलेटेड टू अल्टर फिजिकल एक्टिविटी टेस्ट, और एंजाइटी रिलेटेड टू थ्रेट ऑफ परमानेंट लॉस ऑफ विजन। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेटिनल डिटैचमेंट। अब रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है कि जिस सबसे पहले अपन रेटिना देखते हैं। तो रेटिना क्या होती है, अपनी आइज़ की लेयर होती है इनर वाली, जैसे कि आउटर हो गई स्क्लेरा, सेकेंड होती है कोरोइड, और लास्ट हो गई अपनी रेटिना। अब रेटिना क्या होती है, जिसके अंदर नर्व्स प्रेजेंट रहती है, और रेटिना भी फ्यूदर 10 लेयर, उसके अंदर 10 इनर लेयर प्रेजेंट रहती है, जिसकी जो पहली लेयर होती है जिसे अपन कहते हैं रेटिनल पिगमेंटोसा एपिथेलियम, रेटिनल पिगमेंटोसा एपिथेलियम। ये क्या होगी, ये कोरोइड से जो ये पहली लेयर होती है, ये जैसे ये कोरोइड है, और रेटिना की भी RPM ये कोरोइड से जुड़ी हुई होती है। अगर इसका कोरोइड से डिटैचमेंट हो जाए तो तब उसे अपन कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। अब जो रेटिनल डिटैचमेंट की डेफिनेशन है, रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ RPM फ्रॉम द न्यूरोसेंसरी लेयर। अ डिटैच रेटिना इट इज़ अ सीरियस और साइट थ्रेटनिंग इवेंट होता है, कि सीरियस और दूसरा इसमें ब्लाइंडनेस कॉज हो भी सकते हैं और साइट थ्रेटनिंग इवेंट रहेगा ये। इसमें रिस्क फैक्टर्स हुए इसके मायोपिया, फिर ट्रॉमा की वजह से हो सकता है कि रेटिना डिटैचमेंट, रेटिनोपैथी हो सकती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा हो सकता है, क्योंकि अगर IOP बढ़ेगा तो वो उस कोरोइड के अंदर भी प्रेशर डालेगा, कोरोइड को क्या कर देगा, डिटैच कर देगा RPM से। ये मैक्युलर डीजनरेशन और विट्रस हेमरेज की वजह से हो सकता है। फिर आता है इसके टाइप, इसके 3 टाइप है, फ्रैगमेंटोजिनस,
ट्रैक्शन और मिक्स। अब रैगमेंटस जीनस क्या होता है, मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट है। इसमें क्या होता है कि रेटिना के अंदर क्या हो जाता है, कोई भी होल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रेटिना होती है वो डिटैच हो जाती है आरबीएम से, जो कोरॉइड है उससे क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी। वहीं ट्रैक्शन होगा कि कोई पुलिंग फोर्स की वजह से कोई ट्रॉमा हो जाए, उस वजह से क्या हो सकती है, रेटिना डिटैच हो सकती है। और तीसरा है मिक्स, मतलब रैगमेंटस जीनस प्लस ट्रैक्शन, ये दोनों ही प्रेजेंट हो तब ये कॉज हो सकता है। फिर नेक्स्ट आती है कि इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की सेंसेशन ऑफ द शेड्स, मतलब कर्टेन साइड, मतलब कि आइज़ पे आएगा कि ऐसे पर्दा, जब कोई भी चीज़ देखेंगे तो पर्दा गिर रहा है, ऐसी सेंसेशन होगी। ब्लड विजन होगा, पेनलेस होगा और पेरिफेरल टू सेंट्रल विजन लॉस होने लगेगा। हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्नैल सेट और थर्मोस्कोप से अपन डायग्नोसिस इसका कर सकते हैं, स्लिट लाइट में फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी से भी। फिर सर्जिकली होता है कि स्क्लेरल बकल लगा देंगे और विट्रेक्टोमी कर देंगे। अगर विट्रक हेमरेज है तो जो विट्रस ह्यूमर है उसको अपन निकाल देंगे और स्केलर बकलिंग कर देंगे कि जो स्क्लेरा है उसको स्क्लेरा को अच्छे से बकल कर देंगे, जो लेयर डिटैच हुई है उसको बकल करके कॉलिंग कर देंगे, जिसकी वजह से ये सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आज के अपने टॉपिक्स पूरे हो गए। थैंक यू।